हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, आज की सबसे पहली न्यूज़ है, आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया, रेटिंग एजेंसी ने ऐसा बोला है। देखो, एग्जाम में नहीं आएगा, ये कोई एग्जाम वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यहाँ पे, बट हाँ थोड़ा सा न्यूज़ में आया है तो देख लेते हैं। आपने मूडी का नाम सुना होगा, तो मूडी जो है वो एक मतलब इस तरीके की चीज़ें निकालती है समय समय पे, रेटिंग एजेंसी काइंड ऑफ है। तो उनका ये कहना है कि भारत का जो आधार वाला जो सिस्टम है ना वो सही नहीं है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे रीजंस दिए हैं, जैसे कि पहला ये दिया है कि भाई जो थंब इम्प्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इतनी गर्मी में वर्क नहीं करता है ढंग से। प्लस फिर उन्होंने बोला है कि कल को डेटा ब्रीच होगा तो एक इंसान का सारा ही डेटा एक बार में चला जाएगा और पूरे देश का मोस्ट ऑफ द जनता का जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, तो प्रीवीसी के लिए भी सही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एग्जाम का पर्सपेक्टिव मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ पूछा जाएगा, बस पता होना चाहिए। थोड़ा सा न्यूज़ में था, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। इसके बाद देखो, आपको याद होगा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने जो है निज्जर को मारा है। तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती कि ऐसा यूएस के थ्रू उनको इंटेलिजेंस मिली थी। अब आप सोचोगे कि सर यूएस के थ्रू कनाडा को क्यों इंटेलिजेंस मिली थी? तो देखो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 आइज। ठीक है, 5 आइज क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर इस न्यूज को थोड़ा सा देख लेंगे। देखो, 5 आइज से आप नाम से समझ सकते हो कि 5 कंट्री का ग्रुप है। कौन सी ये 5 कंट्री हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। मेरा ना आप लोगों से अब इसी पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूके एंड ग्रेट ब्रिटेन? फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैंने आप लोगों को बहुत पहले, आई थिंक 5-7 महीने पहले बताया भी हुआ है। यूके एंड ग्रेट ब्रिटेन में डिफरेंस बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं पता हो गूगल करके बताना, जिंदगी भर याद रहेगा। फिर से 5 कंट्रीज के नाम टिप्स पे ध्यान रखो, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया है और ग्रुप का फंक्शन क्या है कि भाई हम एक दूसरे के साथ जो है वो इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। 5 आइज के अंदर ना यूएस जर्मनी को भी ऐड करना चाहता है, इंडिया को भी करना चाहता है अगेंस्ट रशिया एंड चाइना, एक ग्रुप तैयार करने के लिए। पर वो तो एक बात की बात है। अभी तो ये चीज हो गई कि 5 आइज के थ्रू जो, क्योंकि इनके बीच में एक संधि है, एक एग्रीमेंट है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस ने ही कनाडा को ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी थी, किस तरीके की चीजें हुई हैं। ठीक है, अब 5 आइज का कॉन्सेप्ट आया कैसे, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, कहाँ से ये पनपा है, कैसे ये आया है। तो इसके अगर आप इतिहास चेक करेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास आपको दिखेगा, वहां पे ना ये नीड फील हुई कि यार कंट्रीज को एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो उससे काफी सारा बेनिफिट होगा। और वहां से आप देखोगे कि कुछ पहले ना 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, फिर धीरे धीरे करके चीजें बढ़ गई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्मली जो है ये 5 आइज आपकी स्टैब्लिश हो गई थी ऑन 5 मार्च 1946 बाय मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जिसमें ये था कि भैया हम आपस में एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन करेंगे। वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसको उस समय बोलते हैं यूके यूएसए एग्रीमेंट, अब तो हम इसको 5 आई के नाम से जानते हैं। पहले इसमें यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स होते थे, फिर 1948 में कनाडा ऐड हुआ, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है वो 1956 में ऐड हुए। दैट्स इट। और इसके अलावा ठीक है, इसको 5 आइज बोला जाता है, इसमें हमने जान ही लिया इतना, है ना। अब 5 आइज में भी इन लोगों के ना काम डिवाइडेड हैं, मतलब क्या क्या काम किसको करना है ना 5 आइज में, ये चीज इन कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिटेन जो है ना वो यूरोप, वेस्टर्न रशिया, मिडिल ईस्ट एंड हांगकांग पे नजर रखता है। यूएस, मिडिल ईस्ट एज वेल एज चाइना, रशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन पे नजर रखता है। ऑस्ट्रेलिया साउथ एंड ईस्ट एशिया, वेयर एज न्यूजीलैंड इज चेंज ऑफ द साउथ एंड पैसिफिक साउथ ईस्ट एशिया। कनाडा कीप अ क्लोज आई ऑन रशिया, चाइना एंड एरियाज ऑफ लैटिन अमेरिका। बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन्हीं कंट्रीज पे ध्यान रखते हैं, बट हाँ मेन इनका मेजर फंक्शन ये है। बाकी फिर इंडिविजुअली ये और आपस में सारी कंट्रीज पे भी नजर रखते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है वो शेयर करते हैं। बट एक इस तरीके से इनके बीच में फंक्शन जो है इन लोगों ने डिवाइड किया था जब 5 आइज का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, अब अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये देखो, क्योंकि अभी आपको पता है निज्जर की मृत्यु हो गई थी, तो कनाडा के जो हेड है उन्होंने इंडिया के ऊपर इसका आरोप लगा दिया था।
और इंडिया कनाडा के रिलेशन में भी बड़े डामाडोल चल रहे हैं जब से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो अब इस पे फाइनली ये उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि यूएस ने, जो कि 5i अलायंस था, तो उन्होंने ही ये इंटेल जो है कनाडा के साथ शेयर करी थी। लेट्स सी आगे क्या होती हैं चीज़ें इस पे। फिलहाल जो था वो मैंने आपको बता दिया है। 5i कंट्रीज़ के ये आपको 5 हेड दिख रहे हैं, तो ठीक है। इसके बाद रिफ्यूजी लीव्स एज अजरबैजान टेक्स कंट्रोल ऑफ करमबाग। देखो अभी ना 2-3 न्यूज़ आप लोगों को मैं बार बार ऐसे बताता भी हूँ, और 2-3 न्यूज़ ना भी इस कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में बहुत ही ज़्यादा भी न्यूज़ में हैं। जैसे कि आर्मेनिया अजरबैजान, ये वैसे तो 2020-21 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है आपके पेपर के लिए। दूसरा देखो, पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि आप आज का न्यूज़पेपर भी उठा लो, फिर से ये न्यूज़ आई है कि इजराइल फोर्सेस ने पैलेस्टीनियंस को कुछ को मारा है। मतलब ये ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। तो मेरा आप लोगों से यही कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को जब कहता हूँ कि इन टॉपिक्स को कर लेना, या जैसे जब सेशंस में हम कराते हैं, जैसे अभी आर्मेनिया अजरबैजान वाला इशू है, ये हमने 4 से 5 दिन पहले ही किया है, और इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन वाला, वो भी हमने अभी कल ही देखा है, शायद परसों। तो मेरा मतलब है इनको कर लिया करो। जब बोलता हूँ कि रिवाइज कर लो, जैसे जब जरूर, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हर दिन सेम चीज को पढ़ें। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान 4 दिन पहले पढ़ा तो अब फिर उसको रिवाइज करें, जरूरी नहीं है। बट आप ये कर सकते हो कि अब जैसे टॉपिक न्यूज में था तो आप इसको फिर रिवाइज कर लो अपने एंड पे समझ लो। एक देखो अभी न्यूज आ रही है, आपको पता है कि अपोजिशन की एक अलायंस बनी है जिसका उन्होंने नाम रखा है INDIA, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 एंकर्स को जो है बाइकआउट कर दिया, जिसपे अभी काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कुछ लोग इसके फेवर में भी बोल रहे हैं। ये 15 एंकर्स आपके ये हैं, आपने इनको अलग अलग न्यूज चैनल्स पे एंकर करते हुए देखा होगा। देखो क्या है मामला ये है, इसके जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि ऐसा INDIA ने क्यों किया, वो बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये अगेंस्ट में है। मतलब आप इन लोगों को धमका रहे हो कि भैया तुम हमारे अगेंस्ट में बोलोगे तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, पर जो इसके फिर सपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि यार ये लोग बहुत हेट्रेट फैलाते थे तो इसीलिए ये लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो जो भी है, मतलब इस पे इनका अपना से है INDIA वालों का, बट उनका ये मानना है कि इन 15 एंकर्स को दे आर गोइंग टू बाइकआउट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेट्रेट फैलाते हैं। अब देखो क्या है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो 15 एंकर है ना, थोड़े से BJP इंक्लाइंड हैं, और इसीलिए INDI जो कि अपोजिशन ब्लॉक है, उन्होंने इनको बाइकआउट करने का सोचा है। लेकिन अब कुछ लोग इस पे ये कह रहे हैं कि फिर ये तो वही हो गया ना कि आप भी सिर्फ उन्हीं के पास जा रहे हो जो आपके सपोर्ट में बोलते हैं, क्योंकि देखो देयर आर लॉबी, कि कुछ लोग जो हैं वो अभी गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं, देन देयर आर सम पीपल जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं। तो अब क्या हो रहा है कि भाई जब INDI ने कहा कि हम इनके पास नहीं जाएंगे जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, तो फिर आप सिर्फ उन्हीं के पास जाओगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, कुछ लोग इसका अच्छी भी चीज़ बोल रहे हैं कि भाई समाज में जो हेट्रेट फैलाते थे आप उनको बाइकआउट कर रहे हो, तो जिससे कि फ्यूचर में ये लोग नहीं करेंगे, घबराएंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं अलग अलग लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद देखो क्या हुआ, एक बड़ी ही खतरनाक न्यूज़ है, और खतरनाक मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वाराणसी के अंदर ना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखा है, मतलब इसकी बनने की शुरुआत करी है। और मैं आप सभी से चाहूंगा आप इस इमेज को ना बहुत अच्छे से देखिए। जूम नहीं होगा, बट आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब इस स्टेडियम को देखिए, मतलब बहुत ही विशालकाय स्टेडियम है एंड बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। अब ये कुछ चीजों पे आप नजर डालिएगा, जैसे कि ये आप इससे क्या समझ रहे हैं, डमरू, आप ये देखिए त्रिशूल। बनारस जो है वो फेमस ही शिव भगवान की नगरी के ऊपर है, और इस पूरे स्टेडियम की थीम जो है ना वो शिव भगवान के ऊपर ही रखी गई है, बनारस के ऊपर रखी गई है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसके सारे एस्पेक्ट। तो यूपी का ये 3rd इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। इससे पहले दो कौन से हैं, तो एक तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, दूसरा लखनऊ में जो पहले इकाना होता था जिसको अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बोलते हैं, और तीसरा ये आपका बनारस के अंदर स्टेडियम बनने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि बनारस के किस एरिया में स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक, अभी वहां पे जब ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था तो सचिन तेंदुलकर और जय शाह और बहुत सारे इंडियन पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं।
30 एकर्स टोटल एरिया में ये बन रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्लस बीसीसीआई दोनों मिलके इसको बना रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्लस बीसीसीआई दोनों मिलके इसको बना रही है। इन्होंने लैंड जो है वो यूपी गवर्नमेंट से इसके लिए परचेस कर ली थी। टोटल इसका जो अमाउंट है, कॉस्टिंग आने वाली है वो 330 करोड़ की आने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि 30,000 की कैपेसिटी रहेगी इस स्टेडियम की। अगले 2.5 साल में ये स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा। एंड L&T लार्सन एंड टर्बो जो है ये कंपनी को इसका कंस्ट्रक्शन दिया है। L&T वही कंपनी है जिसने भारत में बहुत बड़े बड़े अच्छे कंस्ट्रक्शंस किए हैं, जैसे कि आप अहमदाबाद वाला जो स्टेडियम है वो भी L&T के द्वारा ही बनाया गया था। इसके बाद देखो थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखो, इमेज को देखो, मतलब ऐसे इन सबको देख के लगता है कि यार कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आप इस स्टेडियम को देखोगे ना तो आप ये वाला जो चीज देख रहे हो ये मून पे बेस्ड है। आप देखते होगे कि जो लॉर्ड शिव हैं, उनकी इमेज मैंने डाली, हाँ, लॉर्ड शिव हैं, उनके हेड पे ना इस तरीके का मून होता है, तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए इसका स्ट्रक्चर जो है देखो इस तरीके से रखा गया है। फिर आप देख सकते हो कि इस स्टेडियम के अंदर आपको एक डमरू दिखेगा। डमरू आप देखिएगा कि शिव भगवान के जितने भक्त होते हैं बनारस में, आपको जितने भी साधु संत दिखेंगे सबके पास एक डमरू दिखेगा। शिव भगवान जी के पास अपना एक डमरू होता था, तो यहाँ पे डमरू भी आपको इस स्टेडियम में दिखेगा। इसके अंदर क्या होगा वो अलग बात है, बट डमरू जो है ये सिंबलाइज करता है रिदम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, और इस डमरू को वहां पे ग्राउंड के अंदर बनाया जाएगा टू मतलब शिव भगवान जी को समर्पित करते हुए। इसके बाद देखिए त्रिशूल, ट्राइडेंट जो है आपका, आप और ग्राउंड्स में देखते होंगे फ्लड लाइट्स होती हैं इस तरीके की। यहाँ पे आपको देखिए त्रिशूल के स्ट्रक्चर में फ्लड लाइट्स दिखने वाली हैं, जिससे कि रात में उजाला होगा मैचेस खेलते टाइम पे। और ये बिल्कुल ट्राइडेंट के तरीके से बनाया गया है शिव भगवान को डेडिकेट करते हुए, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए जब एंट्री होगी ना, एंट्री के दौरान जो गेट्स होंगे वो बिल्वा लीफ के थ्रू बनेंगे, बिल्वा लीफ के स्ट्रक्चर में बनेंगे। बिल्वा लीफ क्या है, अगर आपने देखिए पूजा पाठ घर में कभी मम्मियों को करते हुए देखा होगा, तो लॉर्ड शिव जी की जब भी पूजा होती है ना तो बिल्वा लीफ का यूज करके किया जाता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे द सैक्रेड लीफ हाईली रिवर्ड इन लॉर्ड शिवाज वर्शिप, तो बिल्वा लीफ का यूज करके जो इस स्ट्रक्चर को कॉपी करते हुए गेट बनाया जाएगा जिससे कि लोगों की एंट्री होगी। और सिर्फ यही नहीं, जो स्टैंड्स भी है ना वो बनारस के घाट्स को डेडिकेट करते हुए बनेंगे। अब वो जब बन जाएगा तब क्लियर कट होगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्टैंड्स होंगे ना उसमें आपको बनारस के जो घाट्स होते हैं उनकी परछाई देखने को मिलेगी, और उस तरीके से स्टेडियम बन के तैयार होगा। तो ये वाला ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग बनारस में जो ये चीजें हो रही हैं। एक आर्टिकल अभी कुलभूषण जाधव जी के बारे में न्यूज में था, तो थोड़ा सा जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। कुलभूषण जाधव जी कौन है? कुलभूषण जाधव जी भारत के एक नेवी ऑफिसर हैं। पाकिस्तान ऐसा कहता है कि नहीं भाई ये भारत के स्पाई हैं। भारत का ये मानना है कि कुलभूषण जाधव जी को पाकिस्तान ने ईरान से कैप्चर कर लिया था, किडनैप कर लिया था। ऑल्दो पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान में ऐसे स्पाई तैनात थे और हमने इनको वहां से पकड़ा था। कुलभूषण जाधव जी को जब पाकिस्तान ने पकड़ा था तो उनकी मिलिट्री कोर्ट ने इनको डेथ पेनल्टी की सजा दे दी थी। जब वहां की मिलिट्री कोर्ट ने इनको डेथ पेनल्टी की सजा दे दी थी तो भारत ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि हेग नीदरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने बोला कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन 1972 या 1973 इन दोनों में से एक है कोई, उसका वायलेशन किया है और भारत को काउंसलर एक्सेस नहीं दी। अब काउंसलर क्या होती है? देखो, हर कंट्री की दूसरे कंट्री में एम्बेसीज होती हैं प्लस कॉन्सुलेट्स होती हैं। एम्बेसीज का काम क्या होता है? दो देशों के फॉरेन मैटर्स को मेंटेन करना, देखना, ये सब काम करना। वहीं जो आपके कॉन्सुलेट्स होती हैं, इनका पर्पस ये होता है कि अगर कोई कंट्री, जैसे एक्स कंट्री का कोई बंदा है वो दूसरे कंट्री में ट्रबल में है, तो उस एक्स कंट्री की कॉन्सुलेट उस कंट्री के अंदर अपने बंदे को काउंसलर देगी, उसकी हेल्प करेगी। तो पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव जी से मिलने नहीं दिया हमारे काउंसलर को, और ये वियना कन्वेंशन का वायलेशन था। तो जिसके चलते हुए फिर आईसीजे ने कहा कि नहीं, आप मिलने दीजिए। प्लस मिलिट्री कोर्ट जो है वो किस तरीके से किसी को डेथ पेनल्टी दे सकती है, तो इस पे भी आईसीजे ने स्टे लगवाया था। फिलहाल मामला यही कि वो केस चला जा रहा है।
और फिलहाल उस पर कोई ज़्यादा चीज़ हुई नहीं है। समय समय में पाकिस्तान के अंदर अलग अलग लोग जो हैं वो उस मुद्दे को उठाते हैं। सेम गोज इन इंडिया, कि इंडिया में भी बहुत बार पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को नाम, जैसे अभी क्या हुआ, रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो उसमें आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है कि शिवसेना के किसी पॉलिटिशियन ने कह दिया था कि यार कुलभूषण जाधव जी जेल में हैं और यहाँ पे मैचेस चल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आई थी। तो कहने का मतलब है कि समय समय पे न्यूज़ में आता रहता है, लेकिन बेसिक इसका ये था जो मैंने आपको बता दिया है, बेसिक क्रक्स आपको इस टॉपिक का पता होना चाहिए और यही था इसमें, है ना। अब इसमें देखो, अगर आप कुलभूषण जाधव जी की कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वो पाकिस्तान ने रिलीज करी हैं। अब उसमें देखो मॉब्ड वीडियोस भी हो सकती हैं, उसके अंदर कन्फेशन है कुलभूषण जाधव जी का कि वो एक स्पाई हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें जो भी पाकिस्तान ने उनसे बुलवाया है या फिर उसको मॉर्फ किया है। देखो ये बहुत ईजी है, हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी कंट्री में फंसा हुआ है तो वहाँ पे उसको टॉर्चर करके कुछ भी बुलवाया जा सकता है, या फिर वो वीडियो एडिट कर दी गई हो। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन जी को पकड़ा गया था, पठानकोट वाला जब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, तो उसमें उनकी वीडियो वायरल करी थी पाकिस्तान की तरफ से, और वो बहुत मॉर्फ्ड वीडियो थी, मतलब एडिटेड वीडियो थी। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि वीडियोस पे तो कोई रिलायबिलिटी है नहीं, तो वही वाली चीज़ है, भारत अपने स्टैंड लिया क्लियर है और वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द कुलभूषण जाधव जी को वापस ले आया जा सके, बट लेट्स सी क्या होता है। और पाकिस्तान के अंदर भी इन पर भी केस वेस चल ही रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।